प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस के किस नेता का फरमान आया, खास तौर पर केंद्रीय नेताओं का, जिसके बाद कांग्रेस के कोई नेता लालू प्रसाद के इफ्तार में नहीं गए। बड़ा सवाल ये उठता है कि एक विधायक तो प्रतिमा दास के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी मौजूदगी थी, लेकिन और सारे नेता क्यों नहीं गए, जबकि अल्लावरू वहां पर मौजूद थे। सवाल यह उठता है कि नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार, वो भी नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लालू प्रसाद से मिलने क्यों नहीं गए। और सवाल इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि कन्हैया कुमार पद यात्रा कर रहे हैं और पद यात्रा के दरमियान कह रहे हैं कि कांग्रेस के ही सभी नेता स्वतंत्रता संग्राम में कूदे थे, स्वतंत्रता आंदोलन की लंबी विरासत कांग्रेस के पास है, इसलिए जो कांग्रेस के साथ है वो देश के साथ है, जो कांग्रेस के साथ नहीं है वो देश के साथ नहीं है। तो ये भाषा कन्हैया कुमार बोल रहे हैं। बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐन वक्त पर केंद्रीय नेताओं का इस तरह का फरमान क्यों आया, ये गंभीर सवाल है। और कल सभी विधायक, एमएलए, सबकी मीटिंग होनी है, तमाम ऑफिस बियरर्स की मीटिंग होनी है। और मीटिंग कहाँ होगी तो दिल्ली में होगी। उनको बुला करके क्या पाठ पढ़ाया जाएगा। और इस सब के बीच प्रशांत किशोर अनाउंस करते हैं कि एनएसयूआई, जो कांग्रेस का छात्र संगठन है, छात्र संघ के चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी एनएसयूआई को समर्थन करेगी। मतलब बहुत गंभीर होता दिखाई पड़ रहा है। और एक तरफ हम और देखें तो मुकेश सहनी, जो कि कल तक कह रहे थे कि 60 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे, वो लालू प्रसाद द्वारा इफ्तार पार्टी को छोड़ करके सिवान पहुंच जाते हैं और सिवान में वो ओसामा के साथ इफ्तार पार्टी करते हैं। क्या मतलब है इसका? मतलब क्या है? बिहार की राजनीति किधर जा रही है? मामला गंभीर होता दिखाई पड़ रहा है। और सवाल यह उठता है कि क्या कृष्णा अल्लावरू और कन्हैया ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को ऐसा क्या समझाया जिसके बाद कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस बात के लिए तैयार हो गया कि ठीक है, लालू प्रसाद के इफ्तार पार्टी से सबको दूरी बनाए रखना है। प्रदेश अध्यक्ष जो भी बने वो लालू प्रसाद से मिलने नहीं जाएगा। बिहार का प्रभारी जो होगा वो भी लालू प्रसाद से मिलने नहीं जाएगा। उप प्रभारी जो होगा वो भी लालू प्रसाद से मिलने नहीं जाएगा। ऐसा पहले तो कभी हुआ नहीं था। और जो लालू प्रसाद के नजदीक नेता डॉक्टर अखिलेश सिंह थे, उनको अपना पद गंवाना पड़ा। तो आखिरकार कांग्रेस करना क्या चाह रही है, यह समझना बहुत जरूरी है। और कौन वो नेता हैं जिनका एक फरमान आता है और कांग्रेस का ज्यादातर नेता लालू प्रसाद के इफ्तार पार्टी से मुंह मोड़ लेता है। ये सब कुछ हम बताएंगे और ये भी आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति किस ओर जा रही है। लेकिन आइए इस सब डेवलपमेंट पर जेडीयू क्या कह रही है और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आरजेडी फिर क्या कह रही है, वो भी सुनिए, फिर हम शुरू करेंगे चर्चा। दावते इफ्तार में परिवार शामिल हुआ। लालू जी का परिवार का सदस्य जो राजनीति में हिस्सेदारी ले रहा है, वैसे लोग भी शामिल नहीं हुए, पोस्टर से नाम गायब कर दिया। तो ये तो दावते इफ्तार जो था एक सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं है, ये एक निजी कार्यक्रम होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के मन के अंदर अब क्या सवाल हुआ, चूंकि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी गाय गिनने के लिए गए थे गौशाला, तो वहाँ पर राजनीतिक अपमान हुआ, क्या हुआ। उसके बाद कांग्रेस कहीं न कहीं इस बात का एहसास करा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था, तो अब विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, कांग्रेस पदयात्रा कर रही है और उम्मीदवार खोजो यात्रा में तेजस्वी यादव निकले हैं। अब कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये तो भविष्य का बात है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आज दावते इफ्तार राजद के द्वारा अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब के आवास पे किया गया है। और राजद के द्वारा जब भी इफ्तार पार्टी होता है, भीड़ उमड़ पड़ती है
और पूरे प्रदेश के हर संगठन के, जो मुस्लिम संगठन है, हर संगठन के लोग इसमें शिरकत करने का काम करते हैं। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव और आदरणीय तेजस्वी यादव ने लोगों को भाईचारे का संदेश देने का काम किया। लेकिन कल जिस तरीके से नीतीश जी के कल इफ्तार पार्टी का कुछ मुस्लिम संगठनों ने बाइकआउट किया, उसको लेकर क्या कहेंगे? तो उम्मीद भी देखिए, अब सवाल है कि उनके यहाँ नहीं जाने का कारण भी है, लोग नहीं गए होंगे इसलिए कि सांप्रदायिक शक्तियों से आप हाथ मिलाए हुए हैं, दो नाव की सवारी कर रहे हैं। तो दो नाव की सवारी करने वाला आदमी आप जानते ही हैं कहाँ फेरा में पड़ता है। ये कांग्रेस के बड़े नेता है, वो शामिल नहीं हुए आपके इफ्तार पार्टी। चलिए तो हमारे साथ इस वक्त श्याम किशोर चौबे जी जुड़ गए हैं। हमारे साथ श्याम किशोर चौबे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं सीधा आपके पास आना चाहूँगा और मेरा सीधा सवाल आपके साथ है, लालू प्रसाद के इफ्तार पार्टी से दूरी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? हम आपको बता दें कि लालू प्रसाद से दूरी के मसले पर फैसला कौन से नेता ले रहे हैं, ये भी हम आपको बता दें। दरअसल राहुल गांधी को यह समझा दिया गया है कि हमें खोने के लिए सिर्फ 17 सीट है और पाने के लिए 243 सीट है। इसलिए अगर हम खोएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 17 और पाएंगे तो 243। हमारे लिए विधानसभा चुनाव नहीं है, हमारे लिए लोकसभा चुनाव ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम अपने संगठन को मजबूत क्यों ना करें, हम 1990 वाली स्थिति में क्यों ना पहुंच जाएं। इसलिए पवन खेड़ा वहां पहुंचते हैं 23 तारीख को और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि हम 90 वाली स्थिति चाहते हैं। जब पत्रकार उनसे पूछते हैं कि 90 में तो कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाई हुई थी, तो वो इस सवाल को टाल जाते हैं कि क्या आप आरजेडी के साथ समझौता करके चुनाव लड़िएगा या नहीं लड़िएगा। तो इस सवाल का जवाब पवन खेड़ा टाल जाते हैं। पर बार बार टालने का मतलब क्या है? अल्लाह वरू लालू प्रसाद से नहीं मिलते हैं, शाहनवाज आलम लालू प्रसाद से नहीं मिलते हैं, कन्हैया कुमार पद यात्रा करते हैं, उसमें ये कहते हैं कि जो कांग्रेस के साथ है वही देश के साथ है, जो कांग्रेस के साथ नहीं है वो देश के साथ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की लंबी विरासत स्वाधीनता संग्राम की रही है। इस तरह की बात करते हैं। इन सब का मतलब क्या देख रहे हैं आप? आखिरकार कांग्रेस चाह क्या रही है, किधर जा रही है कांग्रेस? देखिए, जो बिहार में अभी चुनाव होने वाला है 6-7 महीने बाद, तो वहां मुख्यतः दो ही गठबंधन है। एक ये महागठबंधन है जिसमें आरजेडी, कांग्रेस आदि हैं, लेफ्ट फ्रंट हैं। दूसरा उधर एनडीए का है जिसमें भाजपा है, जेडीयू है, आपका लोजपा है और बाकी लोग हैं, हम है। तो दोनों तरफ अभी आग लगी हुई है। इधर भाजपा भी बैठक करने वाली है, उधर कांग्रेस भी बैठक करने वाली है। भाजपा थोड़ी अच्छी स्थिति में है, जबकि कांग्रेस फैक्ट है कि आज की तारीख में उस फैक्ट है यही कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जब खोने के लिए कुछ नहीं है तो जाहिर बात है पाने का सब कुछ है, गंवाने का तो बहुत कुछ अपने पास है नहीं, थोड़ा सा है, चला जाएगा। ऐसी स्थिति में वहां मुझको जो लग रहा है, ये जो इफ्तार पार्टियां होती हैं बिहार के लिए, इस बार के इफ्तार पार्टी बहुत मायने रख रही है। होती तो निश्चित तौर पे निजी ही है, लेकिन इस बार इसके राजनीतिक मतलब भी हैं। जेडीयू द्वारा भी जो किया गया था उसमें देखिए उलेमा लोग नहीं गए। अब इधर खुद उसामा नहीं गए, सहनी ये कह के निकल गए कि हमारा पहले से टाइम तय था। कांग्रेस गई नहीं, कांग्रेस की एक विधायक गई और बाकी लोग नहीं गए। तो कांग्रेस अभी लालू प्रसाद के पास जा कहां रही है? जैसा कि आपने कहा, या ये सर्वविदित है कि कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी उनके यहाँ नहीं गए, नए प्रदेश अध्यक्ष चुने गए, वो नहीं गए। कन्हैया के साथ स्थिति यह है कि कन्हैया लालू प्रसाद परिवार की आंखों में खटकते हैं और कन्हैया भी उनको बहुत भाव नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में मुझको जो लग रहा है, अभी तक इसके पहले तक ऐसा लगता था कि शायद प्रेशर पॉलिटिक्स हो
सीटें पाने के लिए। जो पिछली बार इनको 70-71 सीटें मिली थी और आरजेडी ने अपने मन की सीटें दे दी थी, जिसके कारण इनका परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा, 19 सीटों पे अटक गए। तो इस बार अभी तक लग रहा था कि ये शायद 100 मांगेंगे। 100 की बात भी एक बार उठी थी कांग्रेस के खेमे से, और ये था कि मन वांछित सीटें लेंगे। लेकिन अब जो मुझको लग रहा है कि ये रास्ता अलग होने का है। जो परिस्थितियां हैं ये बता रही हैं कि कांग्रेस वास्तव में अब सब कुछ खोने के लिए तैयार है। पहली बात, पाने के लिए जो मिल जाएगा, बोनस होगा। अदरवाइज वो सब कुछ खोने के लिए तैयार है और अपना बेस बना रही है। और जैसा कि फिर उधर से प्रशांत किशोर की ओर से आया एनएसयूआई के समर्थन के लिए, तो कांग्रेस के पास ठीक है, जो 243 सीटें हैं आज की तारीख में, कांग्रेस 243 सीटों पे कैंडिडेट अगर अकेले लड़ेगी तो पाएगी कि नहीं पाएगी, इसमें शक तो है। इसमें शक है। तो हो सकता है वो प्रशांत किशोर के साथ मिल जाए। और प्रशांत किशोर, जैसे पहले कहा जाता था, बहुत पहले कहा जाता था, शायद आपके ध्यान में होगा या सबके ध्यान में होगा कि सब्जियों में आलू और राजनीति में लालू। तो अभी तो प्रशांत किशोर ऐसे हैं कि वो भाजपा का भी घर देख चुके हैं, कांग्रेस का भी देख चुके हैं और नहीं, जेडीयू का भी वो सारी बातें ठीक है, वो सारी बातें ठीक है। पर मेरे पास जो जानकारी है, दिल्ली से फोन आया और बिहार के मामले में आजकल कांग्रेस के केंद्रीय नेता हमारे साथ संतोष कुमार जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार की राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं और जो लेटेस्ट अपडेट होता है वो इनको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होता है। मेरे साथ संतोष कुमार जी जुड़े हैं, मैं इनसे समझना चाहूंगा, जानना चाहूंगा। दरअसल मेरे पास जानकारी है कि दिल्ली से फरमान गया लालू प्रसाद के इफ्तार से दूरी बनाए रखना है। सवाल यह उठता है कि लालू प्रसाद के इफ्तार पार्टी में कल डॉक्टर अखिलेश सिंह भी दिखाई नहीं दिए, जिनसे उनके अपने निजी रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं। कोई नेता दिखाई नहीं पड़ा, प्रतिमा दास दिखाई पड़ी, बाकी कोई बड़े नेता दिखाई नहीं पड़े। प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, प्रभारी नहीं थे, कन्हैया तो नहीं ही थे और सारे कोई भी नेता मौजूद नहीं थे। सवाल ये उठता है संतोष जी, जिस तरीके से फोन आया, और देखिए एक दिन पहले पवन खेड़ा पहुंचते हैं तो पवन खेड़ा पैगाम लेकर के पहुंचे। किनका पैगाम लेकर के पहुंचे? क्या जयराम रमेश का पैगाम लेकर पहुंचे थे क्या, या केसी वेणुगोपाल का पैगाम लेकर पहुंचे थे? और राहुल गांधी का पैगाम था कि कांग्रेस पार्टी लालू यादव के इफ्तार से भी अलग रहेगी। सवाल यह उठता है कि जो पैगाम लेकर पहुंचते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं, 90 वाली स्थिति लाने का प्रयास करेगी। पूछा जाता है क्या 90 में कांग्रेस अकेले सत्ता में थी, तो क्या इस बार आप अकेले चुनाव लड़ेंगे? इस सवाल का जवाब टाल देते हैं। लेकिन कन्हैया तो खुल करके कह रहे हैं कांग्रेस ने ही देश के लिए सब कुछ किया है, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी है, उसकी विरासत बड़ी लंबी है, इसलिए जो कांग्रेस के साथ है वो देश के साथ है। कहीं नहीं कह रहे महागठबंधन के साथ आइए, इंडिया गठबंधन के साथ आइए, और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जो कांग्रेस स्टेप उठा रही है। इसका मतलब क्या है संतोष जी? कांग्रेस अलग रास्ते पर चलने का फैसला कर चुकी है। देखिए, चुनाव में जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें भाजपा अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी भी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, लगातार 10 वर्षों से सरकार है, लेकिन आज भाजपा भी अगर अकेले लड़ेगी तो 50-60 सीटों में सिमट जाएगी। और कांग्रेस की स्थिति तो जग जाहिर है, पिछले 35 वर्षों से कांग्रेस कहीं नहीं है बिहार में, गठबंधन करके अब ही आगे बढ़ी है जो सीट आती है। और देश की राजनीति इस समय गठबंधन के दौर से गुजर रही है, चाहे कहीं भी चले जाइए। मतलब भारतीय जनता पार्टी अभी सरकार में, लेकिन फिर भी हर स्टेट में छोटे छोटे दलों को जोड़कर आज वो सत्ता में है। आज भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बड़े पॉलिटिशियन माने जाते हैं, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन वो भी अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। और कांग्रेस की स्थिति तो जग जाहिर है। तो कांग्रेस अभी जो कर रही है वो बार्गेनिंग पॉलिटिक्स कर रही है कि बार्गेन करके ज्यादा से ज्यादा सीट ले ले। क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी यूपी में अखिलेश को छोड़ देगी, बिहार में ये लालू को छोड़ देगी, तो फिर उसके पास वोट बैंक रहेगा कहां से?
जहां तक प्रशांत किशोर की बात है, तो प्रशांत किशोर बिजनेसमैन है, वो पैसा लेकर काम करते हैं, जिधर पैसा देखेंगे वहां जाएंगे। अभी कुछ दिनों से वो उनका एक्टिविटी नहीं है। हाँ, कांग्रेस अगर प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन करती है तो अपर कास्ट वोट जो है और मुस्लिम वोट भी, खासकर अपर कास्ट वोट जो नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं, वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं जहां जदयू का कैंडिडेट होगा। और मुस्लिम वोट भी, तो मुस्लिम वोट वो देखते हैं कि कौन जीत रहा है, कौन भाजपा को हराने वाला है, उसके साथ मुस्लिम वोट जाते हैं। लेकिन अगर प्रशांत किशोर, कांग्रेस और छोटे छोटे दलों का गठबंधन होगा तो निश्चित तौर पर मुस्लिम वोटों में भी विभाजन होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि अगर अलग अलग लड़ेंगे तो इसका फायदा किसी को नहीं होने वाला है, और केवल बार्गेनिंग का पॉलिटिक्स कर रही है कांग्रेस पार्टी कि ज्यादा से ज्यादा सीट ले ले। और अकेले चुनाव लड़ेगी तो अगर अभी विधानसभा चुनाव में मान लीजिए कांग्रेस अकेले लड़ लेती है, तो लोकसभा चुनाव में भी लालू कहेंगे कि ठीक है अकेले लड़ो सर, तो जो सीट आना कि यूपी में अखिलेश भी कर देंगे अकेले। तो आज यूपी में ज्यादा से ज्यादा सीट आई, कांग्रेस और अखिलेश मिलकर लड़े। तो बिहार में अगर नीतीश कुमार भी इस गठबंधन में रहते तो आज नक्शा कुछ और रहता है, इंडिया गठबंधन 30 से ज्यादा सीटें जीतती। तो गठबंधन के दौर में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पार्टी अकेले लड़ने का प्रयास करेगा। नीतीश कुमार 20 वर्षों से चीफ मिनिस्टर है बिहार के, अगर वो अकेले लड़ेंगे तो 20 सीट नहीं आ पाएगा उनको। 1995 में जो उनको 7 सीट आया था उसी सीट पर आ जाएंगे, बहुत होगा तो 10 से 15 सीट जीत देंगे। सोचिए, नीतीश कुमार ने बिहार में विकास की नई लकीर खींची है और बहुत सारा डेवलपमेंट वर्क किया है, फिर भी अगर वो अकेले चुनाव लड़ेंगे तो 20 सीटों में सिमट जाएंगे, भाजपा भी नहीं जीत पाएगी, लालू भी। अकेले आज के समय में किसी का भी जीतना, बिहार और यूपी खासकर में अकेले जीतना मुश्किल दिख रहा है आज की परिस्थिति में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, आरजेडी हो, कोई भी। तो गठबंधन का दौर है और अभी केवल ब्लैकमेल पॉलिटिक्स, सीट ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए ये सारी गतिविधियां हो रही है। हाँ, कांग्रेस पार्टी अगर राहुल गांधी ठान ले कि भाई हमको अकेले ही लड़ना है, 10 साल और सत्ता से बाहर रहना है, तो उसका फायदा अगर कांग्रेस नहीं, पार्टी मैं संतोष जी इससे आगे कुछ आपको ध्यान दिलाता हूं और उसके बाद फिर सवाल आपसे पूछूंगा और आपसे समझने का प्रयास करूंगा, जनता भी समझेगी कि आखिरकार इस स्टेप के मायने क्या है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। दरअसल आप देखिए कि कांग्रेस और आरजेडी में कॉमन क्या है। कांग्रेस और आरजेडी में एक वोट बैंक कॉमन है, वो क्या है? मुसलमान का वोट कॉमन है, और मुसलमान का वोट कॉमन है। और अब कांग्रेस दलित पॉलिटिक्स भी करना चाह रही है, इसलिए राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बना दी, मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये सबको पता है। अब देखिए, कांग्रेस ओबीसी की भी पॉलिटिक्स करना चाहती है, क्योंकि जातीय जनगणना पर कांग्रेस बहुत जोर दे रही है। पिछले कुछ सालों से राहुल गांधी की जुबान पर ये बातें हम देखते हैं कि तैरती हुई नजर आती है हर मीटिंग में, यहां तक कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में राहुल गांधी खोजना शुरू कर दिए हैं कि इसमें कोई दलित पार्टिसिपेंट है क्या। पत्रकारों से पूछते हैं कि आप में से कितने लोग ओबीसी हैं, कितने लोग ईबीसी हैं, कितने लोग दलित हैं, ये सब तरह का सवाल भी वो करने लगे। सवाल ये उठता है कि जब कांग्रेस की राजनीति उस ओर जा रही है तो आपको नहीं लगता कि क्लैश ऑफ इंटरेस्ट कांग्रेस का साफ तौर पर समाजवादी पार्टी हो उससे होता दिख रहा है, आरजेडी हो उससे होता दिख रहा है? क्योंकि यही राहुल गांधी मिले थे ना, राहुल गांधी मिले लालू प्रसाद से, तेजस्वी यादव से, पत्रकारों से बात किए, और तेजस्वी यादव जिस जातीय जनगणना को अपना सबसे बड़ा अस्त्र बताते हैं, हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार भी जुड़ गए हैं, वहीं पर राहुल गांधी ने इसको डिसअप्रूव कर दिया, फर्जी बता दिया, और उन्होंने कहा अब जातीय जनगणना हम अपने तरीके से करेंगे। मतलब वो तेलंगाना के तरफ इशारा कर रहे थे। सवाल ये उठता है कि अगर आपका वोट बैंक का क्लैश हो रहा है और आपको लगता है कि कब तक हम मेहरबानी की राजनीति करते रहेंगे, और मेरे पास जो जानकारी है, कन्हैया कुमार अल्लावरू समझा चुके हैं हमारी लड़ाई 2029 के लिए, हमारी लड़ाई 2025 के लिए नहीं है। हमें खोने के लिए 17 सीट है, पाने के लिए 243 सीट है। अगर हम इसी तरीके से मेहरबानी की राजनीति करते रहे तो कल ये हमें 30 सीट भी देने के लिए तैयार नहीं होंगे।
और इसी तरह की राजनीति हम करते रहे तो 2029 में हम कहीं नहीं रहेंगे। इसलिए हमें अपने पैर पर खड़ा होना पड़ेगा। यही कारण है कि जो कांग्रेस अक्सर ओबीसी पॉलिटिक्स का विरोध करती रही है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, अब वो कांग्रेस ओबीसी पॉलिटिक्स की बात करती है, दलित लीडरशिप ला रही है और साथ ही साथ मुसलमान को लेकर के उसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। और मेरी जो जानकारी है, पूरा मैसेज के साथ पवन खेड़ा पटना पहुंचे और पटना पहुंचे तो मैसेज उन्होंने दे दिया कि कल लालू प्रसाद का इफ्तार है, दूर रहना है। सभी लोग दूर रह गए। अब कल सब कांग्रेसी पहुंच रहे हैं, मीटिंग करने पहुंच रहे हैं। डॉक्टर संजय कुमार, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस बिल्कुल लालू प्रसाद के साथ आर पार के मूड में आ गई है कि जैसे दिल्ली में हमारी स्थिति खराब हुई क्योंकि हम आम आदमी पार्टी के साथ रहे, अब हम नहीं तो आम आदमी पार्टी भी नहीं, कल हमारा चांस बनता है उसी तरीके से बिहार में भी हम ऐसा क्यों नहीं देखें? या फिर हमें ऐसा सम्मानजनक सीट दीजिए कि हमारी बराबर की भागीदारी हो, हम आपके पिछलग्गू ना रहे। क्या कहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस इस बार अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रही है। कितना खड़ा हो पाती है नहीं हो पाती है, क्योंकि कल भी मदन मोहन झा से काफी कुरेदने की कोशिश की गई कि आपके गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर वो चुप्पी साध गए। हालांकि सीटों को लेकर के वो कहते रहे कि ये तो हमारे आला कमान तय करेंगे, हम कौन होते हैं बता देने वाले कि कितनी सीटों पर हम लड़ेंगे और कितनी सीटों पर बाकी पार्टियां लड़ेंगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिस तरह से जो यहाँ के तो डॉक्टर संजय, यही तो हम कह रहे हैं ना कि आला कमान ने तय कर दिया कि इस इफ्तार पार्टी से दूर रहो। आला कमान ने ही तय किया, पवन खेड़ा मैसेंजर बने और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया हम 90 वाली स्थिति चाहते हैं। पत्रकार ने पूछ भी दिया 90 में आप अकेले सत्ता में थे, क्या इस बार फिर से अकेले चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल टाल गए। कन्हैया कुमार भी ये सवाल टाल जाते हैं, लेकिन कोई भी लालू प्रसाद से मिलने नहीं जाता है। ऐसा तो पिछले 25-30 साल की राजनीति में नहीं देखा गया है। ये कांग्रेस अलग चाल क्यों दिखा रही है? इसका कोई मतलब है ना? हाँ, मतलब है कि कांग्रेस सम्मानजनक तरीके से चाहती है सीटों का बंटवारा या एकला चलो की राह पर। अब वो टाइम फ्रेम मैं नहीं जानता हूं कि वो टाइम फ्रेम उनको कितना लगेगा अपनी जमीन को मजबूत करने में, लेकिन बिल्कुल जो आपने दिल्ली को मैंने रिलेट किया पटना से या बिहार से, बिल्कुल उसी स्थिति में कि आपसे कैसे गिड़गिड़ाती रही कांग्रेस और फिर आपने वो सीटें भी नहीं दी। अंत में कांग्रेस कही कि तो ठीक है हम लड़ लेते हैं, और लड़ने के बाद आपकी क्या स्थिति हुई? ठीक है, कांग्रेस तो उसके पास खोने के लिए क्या था, वो तो गई ही किनारे, लेकिन आप भी सत्ता से काफी दूर हो गई। तो निश्चित रूप से ये बात है कि कल जो इफ्तार था, कितनी दूरी पर थे पवन खेड़ा, कितनी दूरी पर थे कांग्रेस के बड़े नेता, और ये कह करके टाल दिया गया कि भाई कल आज के बारे में कि आज दिल्ली में विधायकों को मीटिंग के लिए बुलाया गया है, इस वजह से फ्लाइट पकड़ने में देर हो जाती। कुछ लोगों ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसी समय जिलाध्यक्षों की मीटिंग चल रही थी, इस वजह से नहीं जा पाए। ये सब टालने वाली बात थी। अगर चाहते तो कांग्रेस के बड़े नेता इफ्तार में शामिल हो सकते थे, लेकिन आला कमान का ही आदेश से तो सब कुछ हो रहा है। अखिलेश सिंह को हटाया जाना, कन्हैया कुमार को उतारा जाना, कन्हैया कुमार की जनसभा में कहीं से भी कोई गठबंधन के लोग नहीं दिख रहे हैं, केवल कन्हैया कुमार अकेले हैं पद यात्रा में, और कृष्णा अल्लाह बरू का लालू प्रसाद जी से दूरी बनाए रखा। तो अल्लाह बरू तो दूरी बनाए हुए थे, ये बात समझ में आ रही थी, लेकिन इफ्तार में भी इतनी दूरी हो जाएगी इसकी समझ नहीं थी। ये कल लगा कि नहीं, आला कमान इस स्तर पर भी सोच रहा है कि अगर गठबंधन नहीं भी होता है, कांग्रेस को अकेले भी चुनाव में जाना होगा, तो मेरे पास खोने के लिए क्या है। अभी तो इनके 19 विधायक हैं, मान लिया जाए कि अकेले कांग्रेस लड़ती है, 19 विधायक भी इनके नहीं जीतते हैं, 9 विधायक जीतते हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा कांग्रेस को?
और अगर 19 भी जीत जाते हैं वैसी सीटों को जिसकी चर्चा आप बार बार करते हैं कि 45 सीटें तो ऐसी दे दी जाती है जिस पर 4 बार से महागठबंधन कभी चुनाव नहीं जीती है। तो अगर वैसी सीटें जो कांग्रेस जीत ही नहीं सकती है गिनती के लिए इनके हिस्से में डाल दिया जाए, उससे तो अच्छा है कि अपने तरीके से कोशिश की जाए। तो कांग्रेस की इफ्तार से दूरी, कृष्णा लाबरू, पवन खेड़ा और कन्हैया कुमार की स्ट्रेटजी कि पटना में रहते हुए भी उस इफ्तार से दूरी, इनके विधायकों का न जाना, ये साफ साफ इंगित तो कर ही रहा है ना कि आला कमान का निर्देश है, आला कमान का इशारा है और आला कमान के इशारे पर ही ये दूरी बना लिए हैं। तो मदन मोहन झा जो कल बार बार कह रहे थे दरभंगा में आला कमान, आला कमान, आला कमान की वही बात थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग भी थे उसमें मदन मोहन झा ने तो खुल करके कहा अभी हम कैसे तय कर देंगे कि महागठबंधन का नेता कौन होगा, अभी कैसे तय कर देंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और जहां तक रह गई बात सीटों की तो आला कमान तय करेंगे। तो कल इफ्तार से दूरी में भी आला कमान का ही चला। इस नहीं, बात से वो बिल्कुल आला कमान का चला, वही बात तो कह रहे हैं कि भाई आला कमान का चला। और भाई वीरेंद्र भी कहते हैं कि सीट का बंटवारा तो सोनिया गांधी राहुल गांधी करेंगे। तो ये कांग्रेसी सारे नेता इफ्तार से दूर हैं तो सोनिया गांधी राहुल गांधी की मर्जी से ही है ना, पार्टी की रणनीति ही है ना। नहीं तो श्याम किशोर चौबे जी पवन खेड़ा क्यों कहते 90 वाली स्थिति चाहिए? 90 वाली स्थिति का मतलब शायद उस दिन उतनी गहराई से समझ में नहीं आया इफ्तार से 2 दिन पहले, लेकिन कल तो समझ में आ गया कि 90 वाली स्थिति का मतलब कांग्रेस का क्या है। भले ही वो सवाल टाल रहे हो, लेकिन राहुल का फरमान लेकर के पहुंचे पवन खेड़ा और पवन खेड़ा ने कह दिया क्या करना है। कृष्णा और कन्हैया समझा चुके हैं राहुल गांधी को कि बिहार में कैसे आगे बढ़ना है और राहुल गांधी पूरे तरीके से इनकी बात समझ रहे हैं। जयराम रमेश का पूरा साथ मिल रहा है क्योंकि जयराम रमेश भी राहुल गांधी के बेहद करीब हैं और ऐसा साफ दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस अब किस रास्ते बिहार में चलना चाहती है। श्याम किशोर चौबे जी, किस रास्ते पे चलना चाहती है ये तो बहुत स्पष्ट है, इसके लिए कोई इफ बट सोचने की बात ही नहीं है। कांग्रेस मेरे ख्याल से, देखिए जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, इनके पास, कांग्रेस के पास फैक्ट यही है कि 2 ही रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता शेष है नहीं। पहला रास्ता यह है कि गठबंधन में रहें और दूसरा है कि अकेले लड़ें। गठबंधन में रहें तो सम्मानजनक रहें, स्थिति में रहें, और उसके लिए चूंकि पहले से जिस प्रकार तेजस्वी यादव बोलते रहे, जिस ढंग की बातें होती रही, तो उसमें ये इनका दबाव कि भाई हमको अब आप दीजिए। जो था ना कि एक महाभारत में वो सीन आता है ना, वो दिनकर जी ने रश्मि रथी में लिखा है कि 2 न्याय अगर तो आधा दो, नहीं इसमें भी कुछ बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। तो अब 5 ग्राम पे तो बात चलनी नहीं है, अब इनको आधा चाहिए। आधा में भी थोड़ा बहुत अगर कम भी होगा तो इनको अपनी पसंद की सीटें चाहिए, ताकि ये तोहमत ना लगे 2020 की तरह कि आप तो 71 सीटों पे लड़े और 19 जीते, 19 में भी 2 भाग गए, आपके पास 17 बचे हुए। ये कोई मतलब नहीं है कांग्रेस के लिए। तो ये है मतलब जबरदस्त प्रेशर पॉलिटिक्स है, और नहीं तो रास्ता खुला हुआ है। इस चीज को कोई भी साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है कि अब तीसरा कोई रास्ता है भी नहीं। लेकिन जिस ढंग से हो रहा है, फैक्ट ये है कि मुस्लिम वोटों की मारामारी मची हुई है, जो ज्यादा 17-18% ही तो हैं यहाँ बिहार में, और उसकी मारामारी मची हुई है एनडीए में, खासकर जेडीयू में, इधर कांग्रेस में, इधर आरजेडी में, उधर प्रशांत किशोर के पास भी उन्होंने तो कह ही रखा है कि हम 40 कैंडिडेट दे देंगे मुस्लिम। तो ये जो खींचा खींची है, इसमें फ्रैक्शनलाइज होता है या एकजुट हो जाते हैं। लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि एकजुट होंगे। उसके लिए, जैसा कि सब कोई जानता है कि मुस्लिम मतदाता उधर ही जाते हैं जहां लगता है कि जो बीजेपी को डिफीट दे सकता है या बीजेपी को चैलेंज पेश कर सकता है। और
लालू प्रसाद के पास या तेजस्वी यादव के पास ले दे के एक ही चीज है, MY का है। एम में अब कई जगह दरारें आ रही हैं, इसको समेटना है। हाँ, ये क्लियर हो चुका है, जैसा पहले कहा मैंने कि जब जेडीयू का हुआ तो वहां पे उलेमाज नहीं गए मतलब जेडीयू को वो मान रहे हैं कि भाजपा के साथ रहेंगे तो उनसे दरकिनार रहना है। रही इधर की बात तो हमको कोई इसमें शक नहीं लग रहा, लेकिन अब 50-50 का चांस मुझको नहीं लग रहा है कि कांग्रेस के पास आधा इधर आधा उधर नहीं। अब लगता है कि अकेले चलने वाला इनका पलड़ा 60 है और अब आरजेडी की ओर से आना चाहिए कि भाई वही मेरी जानकारी भी है और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। दरअसल कहा यह जा रहा है, संतोष जी आप बेहतर बताएंगे, कहा यह जा रहा है कि 3 वजह है कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व नाराज है। एक वजह यह है कि लालू प्रसाद ने कह दिया इंडिया ब्लॉक का नेता बदल जाना चाहिए, राहुल गांधी की जगह ममता बनर्जी हो जाना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कह दिया कि भाई इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक था। और तीसरी बड़ी वजह यह है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन देंगे या कांग्रेस को समर्थन देंगे, इस पे तेजस्वी यादव चुप्पी बनाए रखे और ये कांग्रेस को परेशान कर रहा था। ये तीनों बातें कांग्रेस को परेशान कर रहा था और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व समझ चुका था कि या तो अब आर पार करना होगा, ऐसे भी ये लोग हमें हाशिए पर धकेल चुके हैं, हमें आर पार करना होगा और ऐन वक्त पर इनको जवाब देना होगा, अपने पार्टी के संगठन को खड़ा करना होगा। और इसलिए कल की जो मीटिंग है वो संगठन को लेकर के है, जो दिल्ली बुलाई गई है कि अब आप देखेंगे कि बिहार में कांग्रेस संगठन भी मजबूत करने का प्रयास करेगी। कांग्रेस के तमाम नेता जो कि एंटी लालू प्रसाद स्टैंड लिए हुए हैं, उनको बहुत ताकत दिया जा रहा है, उनको ताकतवर बनाया जा रहा है। और ताकतवर इसलिए बन रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी का समर्थन है, ताकतवर इसलिए बन रहे हैं क्योंकि केसी वेणुगोपाल का समर्थन है, जयराम रमेश का समर्थन है, और इसलिए कन्हैया मैदान में है, कृष्णा अल्लावरू वहां पर है। क्या कहते हैं आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी संगठन को अगर मजबूत करना चाहती है तो निश्चित तौर पर अकेले चुनाव लड़ेगी तो उसका फायदा मिल सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो बेस वोट बैंक था अपर कास्ट का, वो भाजपा में शिफ्ट कर चुका है और मुस्लिम वोट है वो आरजेडी के, बिहार में आरजेडी के साथ है, यूपी में अखिलेश सिंह के साथ है। तो वोट बैंक कांग्रेस का बिखरा हुआ है और कांग्रेस जहां जहां मजबूत थी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहां भी उखड़ती चली गई। अब बिहार में जहां है नहीं, जहां मध्य प्रदेश राजस्थान में मजबूत थी वहां तो चली गई, वहां तो मजबूत नहीं कर पाए। दिल्ली में भी चली गई, दिल्ली में भी मजबूत नहीं कर पाए। हरियाणा भी साफ हो गया। तो बिहार और यूपी में तो कहीं है ही नहीं। तो संगठन को जहां तक मजबूत करने की बात है, प्रयास करना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ जो जातीय समीकरण बना हुआ है उसमें मुझे अभी वर्तमान परिस्थिति में नहीं लग रहा है कि कांग्रेस मजबूत हो पाएगी। कांग्रेस तभी मजबूत होगी जब भाजपा कमजोर होगी। कांग्रेस का बेस वोट बैंक भाजपा के साथ है। जो दलित वोट कहिए, पिछड़ी जाति का वोट बैंक कहिए या अपर कास्ट वोट बैंक कहिए, तो भाजपा के साथ शिफ्ट हो चुका है। मुस्लिम वोट आरजेडी के साथ शिफ्ट हो चुका है। और आपने कहा था कि कांग्रेस पार्टी का मेन है कि वो संगठन को मजबूत करना चाहती है। तो बिहार में कांग्रेस जिसे भी अध्यक्ष बनाती है, किसी को भी अगर अध्यक्ष बनाती है, तो अध्यक्ष अभी तक देख लीजिए अपर कास्ट को अध्यक्ष बनाया गया, दलित को भी आगे किया गया, लेकिन संगठन के मामले में कोई फायदा नहीं हो पाया है। संगठन का कोई गठन नहीं कर पाया। हाँ, कन्हैया कुमार अभी बिहार भ्रमण कर रहे हैं, बिहार उसका कितना फायदा मिलेगा यह तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी बिहार और यूपी में कुछ ज्यादा कर पाएगी, क्योंकि वोट बैंक का पैकेट बना हुआ, वो वोट बैंक कैसे तोड़ पाएगी। हाँ, इतना जरूर है कि कांग्रेस अगर लड़ेगी तो आरजेडी को निश्चित तौर पर कमजोर करेगी, और आरजेडी के पास कमजोर तो है ही। आरजेडी ऐसे ही अकेले भाई 10 में 24 सीट आए थे। पिछले बार अगर चिराग पासवान कैंडिडेट नहीं दिए रहते तो आरजेडी पिछले बार भी 30-40 सीट पे सिमट के रह जाती। तो जो गठबंधन का दौर है उसमें मुझे नहीं लगता है कि आरजेडी को बहुत ज्यादा फायदा मिलने जा रहा है और कांग्रेस को भी बहुत ज्यादा फायदा मिलने जा रहा है। अभी जो नीतीश कुमार का एंटी इनकम्बेंसी है, तो एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कौन उठा पाएगा? प्रशांत किशोर उठा पाते हैं, कांग्रेस उठा पाते हैं कि तेजस्वी उठा पाते हैं, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन वर्तमान परिस्थिति है, जो गठबंधन मजबूत रहेगा
उसे ही सफलता मिलेगी, चाहे वो एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, कहावत है। तो बिहार की स्थिति वही है कि कोई भी पार्टी अकेले कुछ नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी भी अगर अकेले चुनाव लड़ेगी तो मुस्लिम वोट की जो उन्हें उम्मीद है, मुस्लिम वोट भी देखेंगे कि कांग्रेस अगर वोट नहीं जीत पा रही है तो फिर आरजेडी के साथ ही चली जाएगी। तो कांग्रेस अभी मुझे लगता है कि बस ब्लैकमेल पॉलिटिक्स, बार्गेन पॉलिटिक्स कर रही है और ज्यादा से ज्यादा सीट लेने का प्रयास करेगी। और आरजेडी भी मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस को छोड़ेगी, क्योंकि पिछले 30 वर्षों से कांग्रेस के साथ का गठबंधन आरजेडी का चल रहा है और वर्तमान परिस्थिति में आरजेडी भी नहीं छोड़ना चाहेगी और कांग्रेस भी नहीं छोड़ना चाहेगी आरजेडी को। केवल एक बार्गेनिंग पॉलिटिक्स है कि ज्यादा से ज्यादा सीट ले सके। सारा खेल सीटों का है और सीटों के लिए ही सारा खेला हो रहा है, चाहे इफ्तार पार्टी में नहीं जाना हो, चाहे अल्लावरू को बनाना, अखिलेश सिंह को हटाया जाना, दलित को अध्यक्ष बनाया जाना। तो टोटल है कि सीटों का ज्यादा से ज्यादा बार्गेन हो सके, कांग्रेस पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीट ले सके। आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी भी तो वही कर रही है, वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं मान रही है और नीतीश कुमार भी वही कर रहे हैं, ब्लैकमेल पॉलिटिक्स, ज्यादा से ज्यादा सीट नीतीश कुमार ले लें, चाहे भाजपा चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीट लें। लेकिन गठबंधन, दोनों का गठबंधन रहेगा मजबूत और कोई भी पार्टी मुझे नहीं लगता है कि नहीं, अकेले वो चुनाव वो लड़े। बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन संतोष जी एक चीज से जो मैं डिफर करना चाहूंगा, मैं डॉक्टर संजय से पूछना चाहूंगा, कांग्रेस तो अपर कास्ट पॉलिटिक्स भूल गई है। अपर कास्ट एक दो नेता उतार भी दे पर वो अपर कास्ट के इंटरेस्ट की बात तो करते नहीं है। कांग्रेस के नेता तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी जाति ढूंढ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि अगर आप इस तरह की बात करेंगे, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाति ढूंढेंगे, पत्रकारों में जाति ढूंढेंगे, क्रिकेट खिलाड़ी में जाति ढूंढेंगे, फिर आप कहेंगे कि भाई पूरी दुनिया में कितने राष्ट्राध्यक्ष कौन सी जाति के हैं। अगर इस तरह का पॉलिटिक्स करने लगेंगे तो फिर अपर कास्ट के पास तो कोई विकल्प नहीं। जैसे मुसलमान के पास विकल्प नहीं दिखाई पड़ रहा था कुछ समय पहले, उसी तरीके से अपर कास्ट के पास कोई विकल्प नहीं है, जो मैं समझ पा रहा हूं। तो मुझे यह दिखाई पड़ता है कि अगर आप कन्हैया को आगे भी कर देंगे तो अपर कास्ट कितना वोट करेगा। अगर राहुल गांधी हर बात में जातीय जनगणना की बात करेंगे तो इसलिए डॉक्टर संजय कुमार, क्या आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह की बात प्रशांत किशोर करते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मतलब संख्या के हिसाब से हम टिकट बांटेंगे, यही बात राहुल गांधी भी कर रहे हैं। और आज की जो खबर है, प्रशांत किशोर एनएसयूआई जो कि कांग्रेस का छात्र संगठन है उसको समर्थन देने की बात कर रहे हैं। क्या आप देख पा रहे हैं कि जो प्रशांत किशोर कहते हैं लालू नीतीश 35 साल से बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, कांग्रेस भी 90 की स्थिति में पहुंचना चाह रही है। क्या आपको दिखाई पड़ रहा है कि कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है जो प्रशांत किशोर और कांग्रेस को साथ ला सकती है और मुसलमान के सामने भी एक मजबूत विकल्प होगा और मुस्लिम लालू प्रसाद से हट करके इनकी तरफ बढ़ सकता है? आप ऐसा देख पा रहे हैं क्या? देखिए, प्रशांत किशोर ने कल कन्हैया की भी तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि वो मेरे मित्र हैं और इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी में जो अध्यक्ष पद का चुनाव है इसमें इनके कैंडिडेट की वापसी हुई और एनएसयूआई के कैंडिडेट को इन्होंने समर्थन दिया। तो संभावना से राजनीति में इनकार नहीं किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी तो बनी ही रहती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि राहुल गांधी जी पूरी तरह से रिजर्वेशन, दलित, ओबीसी, ईबीसी, अब इसकी बात कर रहे हैं। तो जब बात ही नहीं अपर कास्ट का कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि अपर कास्ट का कोई वोट का ये लाभ ले लेंगे, या जो अपर कास्ट कांग्रेस की कमजोर होने की वजह से बीजेपी में शिफ्ट कर गई, फिर कांग्रेस उनको अपर कास्ट को अपने पाले में लाने में कामयाब हो जाएगी, ऐसा मुझे दिखता नहीं। रह गई बात कि इनका जो कॉम्बिनेशन है दलित, वो मैंने देखा था हाल में कि कृष्ण, कन्हैया और राम, ये तीन पर बिहार टिके हुए हैं। राम जो राजेश राम जो जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो कृष्णा आला बरू और कन्हैया दो युवा हैं। कहा जाता है कि युवाओं की आबादी बिहार में अभी पूरे देश में सबसे अधिक है। युवा मतदाताओं को साधने के लिए कन्हैया और कृष्णा आला बरू दोनों को लगाया गया है। युवा इनसे कितने सधते हैं नहीं सधते हैं ये तो वक्त बताएगा। राजेश राम के माध्यम से दलितों को साधने की कोशिश की जा रही है, चूंकि वो रविदास समाज से आते हैं और उनकी संख्या
करीब करीब 5%, 5.5% है। तो उस समाज के माध्यम से दलितों में एक पेनिट्रेशन की कोशिश ये कर रहे हैं। तो दलित, ओबीसी, ईबीसी और युवा और मुस्लिम, इस पर ये दांव लगाने की बात ये कर रहे हैं। हाँ, सीमांचल के इलाके में कांग्रेस जरूर, चूंकि वहां एआईएमआईएम भी लड़ेगी, वहां कांग्रेस भी लड़ेगी, वहां अगर आरजेडी भी लड़ेगी, वहां प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी लड़ेगी, तो सारे के कैंडिडेट तो मुस्लिम ही होंगे ना। तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा अगर इस तरह से होगा तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई इसका बहुत फायदा उठा पाएंगे। और बिल्कुल जो सोशल इंजीनियरिंग है, उस सोशल इंजीनियरिंग में अपर कास्ट इस कांग्रेस के साथ नहीं, ऐसा माना जा रहा था पहले कि आरजेडी ओबीसी को फोकस करेगी, दलित और मुस्लिम को फोकस करेगी, कांग्रेस अगड़े को ये फोकस करेगी, और लेफ्ट पार्टियां जो हैं वो बाकी मिली जुली हुई जातियों को लेकर के एक सोशल इंजीनियरिंग इंडिया गठबंधन बनाएगी और चुनाव में जाएगी। और जब कांग्रेस और आरजेडी साथ होगी तो स्वाभाविक है कि जो मुस्लिम वोटों का बंटवारा है वो बंटवारा नहीं हो पाएगा, और वो इंटैक्ट होकर के बीजेपी के अगेंस्ट में वो चाहे कांग्रेस को मिले, चाहे आरजेडी को मिले या लेफ्ट की पार्टियों को मिले। लेकिन जब कांग्रेस अलग लड़ेगी, और राहुल गांधी जी तो बिल्कुल रिजर्वेशन, ईबीसी, ओबीसी, किस संस्था में कितने दलित हैं, अगर नहीं है दलित तो क्यों नहीं है। भाई 1947 से 90 तक तो कांग्रेस ही रही। अब वो संस्था में दलित क्यों नहीं है, ओबीसी क्यों नहीं है, ईबीसी क्यों नहीं है, ये तो कांग्रेस को भी बताना चाहिए। नहीं, वो डॉक्टर संजय आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के जो दो मजबूत सेनापति बिहार में दिखाई पड़ते हैं वो तो लालू परिवार के घनघोर विरोधी हैं ना। अगर मैं पप्पू यादव की बात करूं, अगर कल को उनकी भी एंट्री हो जाती है तो ये तो पुख्ता तौर पर मान लिया जाएगा कि कांग्रेस अब लालू परिवार के नजदीक जाने का इच्छा नहीं रखती है। कन्हैया तो उतर गए, पर अगर पप्पू की भी एंट्री हो जाती है, क्योंकि ये दोनों भी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस से आरजेडी का गठबंधन हो, ये दोनों खुल करके विरोध करेंगे, ये हमको समझ में आता है। और कन्हैया यही तो समझा गए हैं राहुल गांधी को कि भाई 2029 की तैयारी करनी है तो 2025 में टफ डिसीजन लेना होगा, टफ डिसीजन लेंगे तभी आप खड़े हो पाएंगे। पर श्याम किशोर चौबे जी, इन सब के बीच में ये ओसामा और साहनी क्या कर रहे हैं, इनकी जुगल जोड़ी क्या कर रही है? ये ठीक है, ये तो कांग्रेस हाईकमान का मैसेज आया, कांग्रेस का कोई नेता लालू परिवार के पास नहीं गया। लालू यादव का इफ्तार, सबसे चर्चित इफ्तार, चुनाव से पहले का इफ्तार, उसमें कोई पहुंचा नहीं, कोई कांग्रेसी नहीं पहुंचा, प्रतिमा दास का नाम आता है। पर ये साहनी और ओसामा क्या कर रहे थे दोनों साथ मिलकर के? ये भी सवाल बड़ा गंभीर सवाल है। गंभीर सवाल है, लेकिन साहनी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि उनका पहले से प्रोग्राम तय है। और रही बात साहनी की, तो साहनी को 60 सीटें चाहिए, साहनी को 60 सीटें चाहिए, और भरोसे के साथी तो वो है नहीं। कब एनडीए की ओर जाएंगे, कब इधर आ जाएंगे, वो भी बार्गेनिंग कर रहे हैं। तो न तो उनको एनडीए में 60 सीटें मिलने जा रही है, न इधर रहेंगे। तो आज की तारीख में उनके पास तो कुछ है नहीं। फैक्ट तो यही है ना कि विधायक संख्या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो अपना केवल भाव दिखा रहे हैं। रही इसमें सहनी का मुझको की ज्यादा ये नहीं है, मुझको सबसे ज्यादा लगता है कि ओसामा क्यों नहीं आए। सबसे बड़ी बात यह है कि ओसामा क्यों नहीं आया, ओसामा के मन में है क्या। तो मुझको ये लग रहा है कि शायद वो कांग्रेस से इन्फ्लुएंस तो नहीं हुए हैं, मैं ये सोच रहा हूं। अगर कांग्रेस से इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं तो ये आरजेडी के लिए खतरा है। बिल्कुल, हम चाहेंगे इस बारे में संतोष जी बोले कुछ कि ये ओसामा का ये पोस्चरिंग क्या है। चलिए, साहनी पर तो आरजेडी भी भरोसा नहीं करती, यही हमको मालूम है। आरजेडी के कुछ बड़े नेताओं ने मुझे बताया कि अरे मुकेश साहनी की बात एनडीए में भी हो रही है, हमसे 5-10 सीट वो लोग कम भी देंगे, हम लोग 15 से ज़्यादा नहीं देंगे। कल हम अपने कार्यक्रम में बताए भी थे, अगर वो 10 भी दे दिया, 8 भी दे दिया, दौड़ के उधर चले जाएंगे, हम उन पर ट्रस्ट नहीं करते। पर ओसामा का साहनी के साथ जुगल जोड़ी, ये क्या कहता है संतोष जी?
ये अचानक से नीतीश कुमार की घेरेबंदी हो रही थी, यहां तो लालू प्रसाद और तेजस्वी को बाहर से भी लोग घेरने लगे हैं और गठबंधन में भी घेरने लगे हैं। ये बिहार में हो क्या रहा है? देखिए, अभी चुनाव का समय जब भी आता है तो हर कोई बार्गेन करना चाहता है, और शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा, उनकी मां चुनाव लड़ी, वो भी चाहते हैं कि सिवान, महाराजगंज क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा सीट ले। तो सब लोग अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, बार्गेन कर रहे हैं, रूठने मनाने का खेल चलता रहेगा अभी चुनाव तक। कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, जिसको जहां फायदा मिलेगा, जिसको जहां ज्यादा सीट मिलेगी वहां चला जाएगा। आपने देखा नहीं लोकसभा चुनाव के समय क्या हुआ था? इंडिया गठबंधन के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार थे, चुनाव से ठीक पहले चले गए भाजपा के साथ। इंडिया गठबंधन बनाया, सब कुछ किया और चले गए, सीट ज्यादा मिल गई, उधर चले गए और सफलता भी मिली। तो सभी दलों का वही हाल है अभी चुनाव तक। हो सकता है नीतीश कुमार भी फिर पलटी मार दें, ओसामा पलटी मार दें। तो भाजपा और कांग्रेस दोनों, भाजपा नीतीश कुमार को कम से कम सीट देना चाहती है, ज्यादा बढ़ना चाहती है। इधर कांग्रेस लालू प्रसाद को, जो भी बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, दो ही मेन पार्टी है, कांग्रेस और भाजपा। दोनों के छत्र छाया में बाकी पार्टियां रहती है। कुछ भाजपा के साथ रहते हैं, हर स्टेट की छोटी छोटी पार्टियां, और कुछ कांग्रेस के साथ रहते हैं। तो दोनों अपनी बड़ी पार्टी हैं, दोनों केंद्र में सत्ता आएगी तो या तो कांग्रेस की रहेगी या भाजपा, भाजपा हटेगी तो कांग्रेस की आएगी। तो बिहार की पॉलिटिक्स में अभी तक लालू प्रसाद रहे और नीतीश कुमार रहे। अब 35 वर्षों तक लगातार लालू नीतीश की जोड़ी रही है, मतलब लालू दोनों मित्र कहे जाते हैं, भाई कहे जाते हैं। तो अब लोगों के मन में एक आ रहा है कि बदलाव हो। अब देखना ये बदलाव किस तरफ जाता है। प्रशांत किशोर और कांग्रेस की अगर जोड़ी बनती है तो उसका फायदा उसको कितना मिलता है, या फिर खिचड़ी बनती है, या फिर नीतीश और भाजपा की जोड़ी कामयाब रहती है और फिर सत्ता प्राप्त करती है। क्योंकि बिहार की जो पॉलिटिक्स है, नीतीश कुमार के पास नीतीश जी कितना भी अस्वस्थ है, कुछ भी कर ले, उनका 15% वोट बैंक है। वो अगर मृत्यु शैया पर भी लेटे रहेंगे तो भी उनका वोट उन्हीं की पार्टी को मिलेगा। नहीं, उसी प्रकार भाजपा का वोट बिल्कुल बिल्कुल। पर क्या ओसामा कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं क्या? कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी, ओसामा कांग्रेस के साथ जा सकते हैं तो कोई आश्चर्य। लोकसभा चुनाव में लालू से हट करके चुनाव लड़े ना, ओसामा की मां तो चुनाव लड़ी, शहाबुद्दीन की पत्नी। तो राजनीति में कोई भी पार्टी कहीं भी जा सकता है। डॉक्टर संजय, क्या आप देख पा रहे हैं कि ओसामा, साहनी, प्रशांत किशोर, कांग्रेस, ये सब एक साथ आ सकते हैं? इसकी संभावना है क्या? देखिए, राजनीति में किसी संभावना से कभी इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि ये 2025 क्या, 2030 में, 2035 में, 2040 में हम किसी गठबंधन में नहीं जा रहे हैं। कहना और करना दोनों दो चीजें होती हैं। लेकिन मुकेश सहनी अति महत्वाकांक्षी हैं, इस बात को तो स्वीकार करनी होगी। ओसामा को भी लगता है कि अगर हमारा प्रभाव तो तभी होगा जब हमें अधिक से अधिक सीटें मिलेगी, या हमारे जो लोग होंगे उनको चुनाव में हम लड़ाएंगे। कांग्रेस एक दाव चल सकती है ओसामा पर कि भाई अब क्यों वहां हैं खड़े, आइए आप मेरे साथ, आपको हम देंगे सीट, और जो सिवान, छपरा, गोपालगंज का जो इलाका है इसका नेतृत्व आप कीजिए, हम मौका देंगे, आप युवा हैं, आपके लोगों को मौका देंगे। तो संभावना है। और मुकेश सहनी दोनों तरफ है, ये प्रशांत किशोर के साथ भी जा सकते हैं, ये बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, और ये आरजेडी के साथ भी रह सकते हैं। तो मुकेश सहनी अब उस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस से कैसे भाग खड़े हुए थे, अगर उनको लगेगा कि आरजेडी हमें बहुत महत्व नहीं दे रही है और बीजेपी में संभावना है, बीजेपी अगर कुछ इस तरह का प्रलोभन दे देगी कि चलिए कुछ केंद्र में आपको एडजस्ट कर देंगे, कुछ बिहार में आपको हम सीटें देंगे और दूसरे राज्यों के चुनाव में भी आपको हम एकोमोडेट करेंगे, तो मुकेश सहनी कभी भी पाला बदल सकते हैं। ये सारा खेल सीटों के बंटवारे का है। जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है, ना इनको कोई बिहार से लेना देना है, इनको लेना देना है अपने हितों से। तो इनके हित जिस गठबंधन में भी ज्यादा सधेंगे, उसी गठबंधन के साथ ये आपको चुनाव में खड़े दिखेंगे। ये कोई विचारधारा और कोई एक नैतिक मूल्य और नैतिक भाव के आधार पर कोई गठबंधन में है, मैं इससे कहीं से भी ये इत्तेफाक नहीं रखता हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर सवाल यही है कि कांग्रेस हाईकमान का ऐसा क्या फरमान आया
कि अचानक से कांग्रेसियों ने लालू प्रसाद के इफ्तार से भी मुंह मोड़ लिए। सवाल ये भी है कि ओसामा क्या कांग्रेस के तरफ बढ़ रहे हैं? और ये सिर्फ सवाल नहीं है, इसका जवाब भी मैं दे देता हूं कि निश्चित तौर पर पवन खेड़ा मैसेंजर थे। हाईकमान का मैसेज आया, कांग्रेसी अब आरजेडी से अलग दिखना चाहते हैं, लालू प्रसाद से दूरी कायम करना चाहते हैं, और ओसामा लालू प्रसाद और आरजेडी का विकल्प देख रहे हैं। और जहां तक मुकेश सहनी का सवाल है, तो वो किसी भी डाल पर बैठ सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर संजय संतोष जी आपने बताया कि मुकेश सहनी अपने इंटरेस्ट की राजनीति करते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या बिहार में चुनाव से पहले अभी बहुत कुछ होने वाला है? क्या वाकई कांग्रेस कन्हैया कुमार को नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर चुकी है? युवा को खींचने की जिम्मेदारी कन्हैया के हाथों होगी, इसलिए रोजगार पलायन की बात कन्हैया करेंगे। दलित को साधने की जिम्मेदारी मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के राजेश राम की होगी, और इसलिए ये दोनों अपनी एक अलग भूमिका में होंगे। और राहुल गांधी लगातार जातीय जनगणना, संविधान, दलित और मुस्लिम की बात कर इन सबको अपनी तरफ खींचेंगे। तो क्या वाकई कांग्रेस 90 वाली स्थिति की ओर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है? और इसी चक्कर में जो हाईकमान का फरमान गया, अब कांग्रेस के राजनेता बिहार में उसको फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। और इसीलिए मदन मोहन झा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये चुनाव बाद डिसाइड करेंगे। मतलब बहुत कुछ है अभी राजनीति में जो हम रोज आपको बताते रहेंगे। बिहार की बात में श्याम किशोर चौबे जी, संतोष कुमार जी, डॉक्टर संजय कुमार शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।